आज के दिन जो स्पेशल हमारा आगाज़ है वो ब्रेन ड्रेनेज से है। क्यों आखिर पाकिस्तान का नौजवान बाहर के मुल्क में जाने पर मजबूर हो जाता है और क्यों जाता है? पहले ये बात याद रखिएगा, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान विल बी डिटरमिन्ड बाय यूथ। पाकिस्तान का फ्यूचर वो यूथ ने ही डिटरमिन करना है। पाकिस्तान के अंदर 15 से 29 साल के जो लोग हैं वो 64% से ज्यादा हैं। देयर इज अ यूथ बल्ज। और मुझे ये स्टेटिस्टिक्स बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको अदाद शुमार बताऊं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अपनी पॉलिटिक्स को देख लें, आप अपनी मार्केट को देख लें, अपनी बसों को देख लें, हर जगह को देख लें, आपको यूथ नजर आएगी। और ये एकदम खत्म होने वाली चीज नहीं है। कम से कम 2050 तक पाकिस्तान एक यंग नेशन रहेगा। और इसके बाद भी, और ये बात आप सबको यानी यूथ को पता है, और वो ये चाहते हैं कि हमें स्पेस मिले, हमें कोई जगह मिले जहां हमारा यूथ का पोटेंशियल सही तरीके से हार्नेस किया जा सके। मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखाता हूं, स्लाइड्स भी देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 1 स्लाइड, मेरे पास एक स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स है। 2023 के आखिर में यह बात पता चली कि 7 लाख नौजवान पाकिस्तानी वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए, मोस्टली गल्फ और यूरोप में। पाकिस्तान में चौके 64% पॉपुलेशन वो 30 साल से कम है, और जो गए दे वर ट्रेन्ड यूथ, दे वर स्किलफुल वर्कफोर्स, अनपढ़ आदमी नहीं थे वो। स्लाइड नंबर 2, अब आप स्टैटिस्टिक्स सुनिए। जाने वालों में 5534 इंजीनियर्स थे, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, 2500 एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, 12,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे, 6500 अकाउंटेंट्स थे, 2600 एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स थे, 1600 नर्स थे, और 21,517 वो टेक्नीशियंस थे। नर्स की टर्मिनोलॉजी जरा वाइड है, ये फीमेल भी होती है, मेल भी होते हैं, जो कि अलाइड तौर पे डॉक्टर का साथ देते हैं। स्लाइड नंबर 3, पाकिस्तान में 4,45,000 से ज्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज से, और इसमें 31% अनएम्प्लॉयड हैं। मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, पैनल से भी बात करूंगा, लेकिन यह मैं आपको पहले बताता चलूं कि 31% अनएम्प्लॉयड क्यों है, ये क्यों अनएम्प्लॉयड रहे, बाकी क्यों एम्प्लॉय हो गए, इस पे भी बाद में बात करते हैं। स्लाइड नंबर 4, सो देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन द माइंड्स ऑफ यूथ। यूथ के दिमाग में, नौजवान के दिमाग में बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं कि शायद मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मैं उतना कमा नहीं सकूंगा, और भी बहुत सी लेयर्स ऑफ इनसिक्योरिटीज मौजूद हैं। अब मैं आता हूं आपकी तरफ, इससे पहले कि हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़े। आप बताइए, आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, और अगर बाहर जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं? नाम बताएंगे, अपना शहर बताएंगे और डिपार्टमेंट बताएंगे। सर, मेरा नाम रहमतुल्लाह है, मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ और सीए का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि मेरा इरादा यही है कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बाहर कंट्री चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत कम होती है, दूसरी बात उनकी अगर करेंसी देखा जाए तो हमारे फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, सैलरी ज़्यादा है और पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे कम है। रहमतुल्लाह कोयटा से हैं और किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं। जी, यहीं से लें। और जी जी सर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ आप उनके सिस्टम देखने के लिए, अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, और उनके सिस्टम को देखे वो सिस्टम पाकिस्तान में क्यों इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। मेरे क्वेश्चन ये हैं। आप वापस आएंगे? वापस आऊँगा मैं, ठीक है, 2 साल रहमतुल्लाह वापस आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। My name is Mohammed Bilal. I am from बिलाल सरगोदा जी। I am doing CA in Lahore. जी जी। मतलब कि अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मतलब कि प्रोवाइड नहीं की जाती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इस वजह से यूथ ज़्यादा बाहर ही जाने की कोशिश करती है। तो आई विल गो। अभी तक जितने भी यहाँ बाहर जाने वाले हैं यहाँ आ जाएं आप। सर, जिस तरह मेरे दूसरे भाई बयान कर चुके हैं कि एक तो जॉब्स इशू है, मतलब कि उसके अलावा भी अर्निंग का इशू है, ठीक है, पाकिस्तान में। और एक चीज़ हो जो मैंने नोटिस की है ना, वो है
लॉ इम्प्लीमेंट होता है, मतलब ला कानूनियत है, कानून पे अमल नहीं होता पाकिस्तान में, जो कि मुझे सख्त नापसंद है। शायद इस एक वजह से मैं जो है ना फ़ॉरेन शिफ्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उसकी एक वजह लॉलेसनेस है। जी इधर और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस सादिक है। अवैस, मेरे ऑफिस दोस्त ही है, टीचर भी है साथ मेरे साथ। तो उसने यूईटी से इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग था मैट्रिक में, इंटर में, अब यूईटी से उसने इंजीनियरिंग की पॉलीमर में। पर वो बेचारा एक सेल्स की जॉब कर रहा है। क्यों? ये भी एक मसला है। और ऊपर से उसके जो मैनेजर हैं वो इतना उसको प्रेशराइज करते हैं, वो बेचारा इस चीज़ टेंशन में लगा रहता है। तो एक इंजीनियर हो गया, एक सेल्स की जॉब करना मुझे नहीं समझ आती। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग, और वो वहाँ पे जाकर से सेल्स की जॉब है, यानी कि मेरिट के मुताबिक उसको अपना रोजगार नहीं मिल रहा, इससे आपको है। आगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम नदीम अशरफ, निस्बत दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन पाकपतन शरीफ, और ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी मीडिया मास कम्युनिकेशन। और मैं खाक हो जाएंगे तेरा दर ना छोड़ेंगे, यही रहेंगे पाकिस्तान में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि एक टैलेंट वाला जो पर्सन होता है वो टैलेंट लोगों को सिखाए, और उस्ताद बनकर जब दूसरों को सिखाता है तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट पैदा कर सकता है। अगर आप अपना टैलेंट बाहर जाकर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होगा, सिर्फ आपका नाम बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो इसमें साथ जो लोग हैं, आपकी नई आने वाली यूथ है, उनको भी आप सिखाएं। पाकिस्तान में रहना है और यहाँ की टैलेंट को पैम्पर करना है, ग्रो करना है। अब हम आएंगे अपने पैनल की तरफ और इनसे राय लेंगे ये क्या कहते हैं, फिर आखिर में एनालिसिस पेश करेंगे। फर्स्ट जैसे कि नशोनी साहब ने बात की कि आपका स्किल सेट होना चाहिए, और जब तक आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती उस वक्त तक आप उस स्किल सेट को पॉलिश करते हैं। कि अगर आपने जाना है तो प्लीज़ सबसे पहले जो काम करें कि आप अपने स्किल सेट जो है यहीं पे हासिल करें, और फिर आप अप्लाई करें नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट मैट्रिक और एफएससी, बट आप बैचलर्स की डिग्री हासिल करें, मास्टर्स करें, और पीएचडी या कोई और पोस्ट डॉक वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ जाएँ, और जाने के बाद वापस आकर यहाँ पे सर्व करने का सही कराएँ। वरना होगा क्या कि आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ पे बेशुमार इस तरह के प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको शायद सर्वाइव कर जाए, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो शायद दीन से दूर होने के साथ साथ वो शायद मुसलमान भी आ रहे हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लाइफ किया है, जहाँ तक बात है कि बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर तो आपके अंदर इतना हुनर है कि आप कुछ कर सकते हैं तो पहले तो अपने मुल्क के अंदर कोशिश करनी चाहिए। और इस वक्त मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है। हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छी कंपनी हैं, मल्टीनेशनल ग्रुप्स मौजूद हैं, बाकी कुछ और कंपनी हैं जहाँ पर वो स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जो इंटरनेशनली भी इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं किए जाते। तो मेरा ख्याल है कि मतलब अगर आप कम पैसों में या मकबूल पैसों में पाकिस्तान में गुजारा करेंगे तो इससे बढ़ के आपके लिए जन्नत कोई नहीं है। जहाँ तक है कि लॉ वाले से एक बड़ा इशू है कंट्री का, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मामला पे अपना रहम करे, और बस यही एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मतलब हम इसको जन्नत कह सकते हैं, जन्नत नज़ीर कह सकते हैं। तो एक तो मेरा तो मतलब वोट इसीलिए हक में है कि मतलब पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। इदरीस भाई एक भी इंजीनियर ही था जो पाकिस्तान रहना चाहता था, यहाँ से जितने खड़े हुए सबने कहा बाहर जाना, तो बाहर का भी पता नहीं है। असल में इन्होंने सुना है एक दूसरे से सुन के, असल में ये देख रहे हैं कि तकरीबन हम जब बाहर जाएंगे तो हमें तकरीबन 6 तनख्वाह मिल जाएगी। यहाँ पे जाएंगे तो हम 50 से स्टार्ट होंगे तो लाख 1.5 लाख बड़ी मुश्किल तक पहुँच सकेंगे। लेकिन इनको अनफॉर्चुनेट एक इसने नहीं बताया कि अगर आप हुनर हासिल करेंगे जिसकी एक हमारी शदीद कमी है, तो वो अगर आप हासिल करेंगे तो आप 6 लाख 8 लाख 9 लाख इजीली कमा सकते हैं यहाँ पर। ये बात याद रखिएगा कि असूल व ज़वाबित हर इंसान के अपने होते हैं,
जिस वक्त मैं हेले में पढ़ता था उस वक्त मुझे मेरी खाला ने एक बात कही थी कि याद रखना हॉस्टल का लड़का, बुरी बात नहीं है हॉस्टल में रहना, बहुत अच्छी बात है, आप हॉस्टल में आए, आपका पढ़ने का जज्बा बढ़ता है, लेकिन बेटा तुम जब घर में होते हो ना, तुम्हारी अम्मी धनिया भी धो के डालती है, यहाँ का बावर्ची किस तरह का खाना खिला रहा तुम्हें इसका अंदाज़ा है? मैंने कहा खाला अंदाज़ा है। कहा बस एक बात याद रखना, अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तंबीहुल मुअतमिरीन के अंदर ये किताब लिखी है कि इस बंदे के लिए ये खुशबख्ती है कि उसका रिस्क उसको अपने इलाके से मिले। बहरहाल ये हराम नहीं मैं कह रहा, बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने इलाके में मौजूद हैं, अर्न कर सकते हैं, तो ये बुरा नहीं है। अब मैं आपसे बात करूँगा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जो कि एक बहुत बड़ी तहकीक हुई सन 2017 में। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1,30,000 यूथ के ऊपर ये एक रिसर्च की गई। रिपोर्ट का नाम था व्हाट डज इट मीन टू बी यंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक नौजवान होने का क्या मतलब है। पाकिस्तान के बारे में ये पूरा सर्वे जो किया गया, जो डॉन के पूरे एक पेज के ऊपर छपा और उस पर बुक्स भी लिखी गई, इसको मैंने थॉरली स्टडी किया ताकि मैं जो बात कर सकूं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो। इसके मुताबिक इसका एसेंस वो मैं पहले बताता हूं। पाकिस्तान इज बोथ एक्साइटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग प्लेस फॉर यूथ। ये एक पुरजोश जगह भी है यूथ के लिए और एक ऐसी जगह भी है जहां नौजवान थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। हाई होप्स एंड डीप फियर्स, यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं और यहां पे बहुत ज्यादा डर भी हैं। अगर हम पाकिस्तान में 100 यंग लड़कों को, यंग यूथ को निकालें तो उसमें से 30, समझ रहे हैं बात आप, 100 के सैंपल के अंदर हम ड्रॉप डाउन निकालेंगे। 100 में 30 आर फंक्शनली लिटरेट, 29 हैव नेवर गॉन टू स्कूल, 6 वो हैं, यानी 100 में से सिर्फ 6 जिन्होंने 12 साल या उससे ज्यादा एजुकेशन हासिल की, और 39 वो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। नंबर सेकंड, पाकिस्तान की 6 करोड़ नौजवान आबादी में अगर 100 लोग निकाले जाएं तो सिर्फ 6 ऐसे हैं जिनको लाइब्रेरी की एक्सेस है, 7 ऐसे हैं जिन्हें किसी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, 21 ऐसे हैं जो किसी पार्क में जा सकते हैं, और 59 ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई स्पोर्ट खेली नहीं है, ना उनको शौक है। 59, 6 करोड़ नौजवान आबादी में अगर 100 लोग निकाले जाए तो एक के पास गाड़ी है, 12 के पास मोटरसाइकिल है, 10 के पास साइकिल है, और 77 के पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर 6 करोड़ यंग आबादी में 100 लोग निकाले जाएं तो 48% वो हैं जो पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर के हवाले से पूरी उम्मीद हैं कि यहां बाहर आएगी, जबकि 36% वो हैं जो ब्लीक समझते हैं कि यहां कुछ नहीं हो सकता। 6 करोड़ पाकिस्तानियों में 67% वो ये समझते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे वालिदैन से अच्छा होना चाहिए। इसमें यही नियत होगी कि वालिदैन को भी सपोर्ट करें और अपने आप को भी सपोर्ट करें, जबकि 15% ये समझते हैं कि हम कभी भी अपने वालिदैन से आगे नहीं बढ़ सकते। यूथ के बारे में इस रिपोर्ट के तहत 3 बातें कही गई। नंबर 1, इट इज ए डिफाइनिंग कैटेगरी। डिफाइनिंग कैटेगरी का मतलब यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई मुल्क के माजी का फैसला शायद ना किया हो, लेकिन मुस्तकबिल का फैसला यही करेंगे। फ्लीटिंग का मतलब यह है कि ये बड़ी जल्दी तब्दील हो रहे हैं। यूथ रहेगी नहीं। आज से 4 साल बाद आपकी ये सोच नहीं होगी। जब आप इस कुर्सी पर आकर बैठेंगे आपकी सोचें बदल चुकी होंगी, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, आपकी सोचें। यूथ इज फ्लीटिंग। एंड नंबर 3 इज यूथ इज डाइवर्स। यूथ बहुत डाइवर्स है। मुजफ्फरगढ़ का कौन है यहां पे? मुजफ्फरगढ़, देखा मैं मान नहीं सकता कि मुजफ्फरगढ़ का यूथ में ना कोई बैठा हो। नाउ टेल मी व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ मुजफ्फरगढ़? अलीपुर का कौन है? अलीपुर, वो देखें है कि नहीं? कैसी कैसी अकेडमी है, कितना वहां पर है। गुजर जाओ वहां से। गुजरता हुआ तरखान भी बता रहा था कितना पढ़ा हुआ मैं, कितना जोश है पढ़ने का। KEO, AMCO, UET हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, ये शहर मिस नहीं होते। यूथ इज डाइवर्स। तो एक बात याद रखिएगा, हम कोई बाकायदा आपसे ये नहीं कह रहे कि आप जाएं या ना जाएं, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनजर रख के फैसला करें। जो सबसे अहम तरीन बात कही गई वो बात थी डॉक्टर जहांजेब की, डॉक्टर कमाल शाहिद की, कि इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना ये बहुत ज़रूरी है। मेरा हाथ मुझे बता देगा खाना नरम है या सख्त है, मेरी आँख मुझे बता देगी इसका रंग क्या है, मेरी नाक मुझे बता देगी इसमें खुशबू है या बदबू है, लेकिन ये मेरे गर्दन से नीचे उतरना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मेरा दीन इस्लाम मुझे बताएगा।
रिमेंबर दिस फैक्ट। अफ्रीका का एक सरदार फूट फूट के रो रहा था। वो कह रहा था कि मैं वो हूं जो इस इलाके में इस्लाम लेकर आया था, लेकिन आज मेरी औलाद में एक भी मुसलमान नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने तरबियत का ख्याल नहीं रखा। अगर वो रख भी लेता तो जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मोहल्ला है वहां से कैसे उनको बचा सकता था। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बदरुद्दीन इसाक भाई से भी 2 जुमले लेते हैं। कुछ आप बताएं, बाहर जाना हराम है, हलाल है, या क्या इसका अंदाज है? अल्लाह पाक की सूरतुल मुल्क में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इंसान को जो पैदा करने का मकसद है वो ये है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ने इसलिए दी है कि बंदे को दुनिया में मौका दे कि वो अपनी आखिरत को बेहतर करने वाले आमाल कर सके। अब हम रोज़गार के हवाले से देखें या अपनी तालीम के हवाले से देखें तो हमें इस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए कि जहाँ हमारे इस्लाम को फ़ायदा पहुँचे और हमारी आखिरत बेहतर हो रही हो, हम वो काम करेंगे। जहाँ इसको किसी भी हवाले से नुकसान पहुँचे, भले वो कलील मिकदार में क्यों ना हो, हम उसको नहीं लेंगे। तो मुसलमान होने के नाते आप ये ज़रूर देखें कि हम अगर बाहर जाएं तो क्या हमारी आखिरत को नुकसान पहुंचने वाले काम तो नहीं हमें करने पड़ जाएंगे। अगर करने पड़ जाएंगे, हमारे लिए उनसे छुटकारा मुमकिन नहीं रहेगा, तो हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए कि जिसमें हमारी दुनिया तो ठीक हो जाए लेकिन हमारी आखिरत के मामला दाव पर लग जाएं। अब आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका वो हमें इस हवाले से कितनी ज़बरदस्त तालीम देती है कि अम्बिया, रसूल, जो कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्तियाँ हैं, उनको भी शरीयत का पाबंद रखा गया है। देखिए, एक बात मैं जनरल से आपको बताता हूँ, तो मेरे पैनल वाले ही बताएंगे। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पुल बनाना है। तो चाइना ने इतने बड़े समुद्र को चीर के जो पुल बनाया है, वो एक स्पेसिमेन है, उसको जाके देखूंगा तभी पुल कॉपी कर सकूंगा ना। अगर मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की करनी है तो रॉयल्स कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, वहां की रिसर्च वहां जाके पढ़ूंगा तो फिर ही कॉपी कर सकूंगा, अगर मैं बेहतरीन स्किल हासिल करना चाहता हूं। लेकिन उस स्किल को हासिल करने के बाद अपने वतन में आ जाऊं और यहां पे सर्व करूं, दिस इज ए फैक्ट। ये एक चीज हो सकती है। बाकी एक और चीज सुन लीजिएगा, हिजरत जब भी भूख, जान, माल के खौफ की वजह से की जाए, ये तबाही है। वो ढेर सारे लोग आ जाएंगे और अपनों का खाना हो नहीं रहा, अब उनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अलग से इदारा बना हुआ है। लेकिन हिजरत अगर तालीम और ताल्लुम के लिए, तबलीग के लिए, अच्छी चीज पहराने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए की जाए तो ये तरक्की है। पहले 2 तोहफे कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हाँ जी, पहला तोहफा जी, विच कंट्री हैज हाईएस्ट कार्बन एमिशन? वो कौन सा मुल्क है जहां पर कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा हैं? चाइना, रशिया, यूएसए या इंडिया? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन किस मुल्क में निकलती है? चलो चलो पूछ लो, जल्दी पूछ लो। चाइना। चाइना, क्योंकि चाइना की आबादी 1.4 बिलियन है और जितनी आबादी होगी उतना इंडस्ट्री चलेगी। 29.18% कार्बन एमिशन चाइना से आती है। पाकिस्तान से 0.7 है शायद, लेकिन पाकिस्तान 17% ज़्यादा मुतासर है। अच्छा, मैंने अमेरिकन सेनेट में एक गुफ्तगू सुनी कल परसों, इदरीस भाई काबिल तवज्जो है। एक सेनेटर एनवायरमेंटल बंदे से पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं कि अमेरिकन को सारी कार्बन न्यूट्रल कर देनी चाहिए और ऐसे फॉसिल फ्यूल्स लाने चाहिए जो कि काला धुआं ना छोड़ें और क्लाइमेट चेंज की वजह ना बने। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो पूरे अमेरिका में कार्बन को ज़ीरो करने के लिए $50 ट्रिलियन चाहिए। $50 ट्रिलियन। दिस इज ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर $50 ट्रिलियन खर्च करने के बाद हम पूरे अमेरिका को कार्बन फ्री कर देते हैं, कार्बन न्यूट्रल कर देते हैं, दुनिया का दर्जा हरारत कितना कम होगा? वो नहीं जवाब दे सका था। वो लाइव उसको कह रहा है, मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, $15 ट्रिलियन में तो अमेरिकन इकॉनमी बैठ जाएगी सारी। कितना कम होगा? कितना परसेंटेज कम होगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो याद रखना मेरे नौजवानों, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आने वालों, याद रखना, बड़ी प्यारी बात मैंने सुनी, पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं ना कि मरने के बाद आपका तज़किरा रहे, और से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपका तज़किरा रहे तो कुछ ऐसा लिख जाएं कि आपके मरने के बाद लोग वो पढ़ें, या कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग उस पर लिखें।
कौन है आप में से जो नहीं समझता कि अच्छा प्रोफेशनल कैसे बनना है, राजा कैसे बनना है? सबको पता है। जितने इंजीनियर बैठे हैं सबको पता है बेहतरीन इंजीनियर कैसे बन सकते हैं आप। जितने डॉक्टर हैं सबको पता है बेहतरीन डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। यू ऑल नो द थिंग विच इज लैकिंग इज इंप्लीमेंटेशन। आपका जहन साथ नहीं देता, आपका, आप बैठ नहीं सकते। नहीं पता, मैं 2 मिनट में दोहरा रहा हूं, ले जाओ आज से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो। जो कुछ भी पढ़ रहे हो इसको साथ रखना अपने। 1 साल बाद देखना बॉर्डर से आजाद हो जाएगी आपकी पर्सनालिटी। क्यों किसी जगह के मोहताज बन रहे हो? जहां तुम हो लोग खिंचे हुए वहां पर आए ना, ये सोचो। डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, जब तक तुम्हें बुलाए ना जाना ना, वरना जैसे जाते हो ना, मां सब कुछ बेच के भेजती है और 3 दिन बाद बेटे की लाश का मुंह देखती है। वो तुम्हें मिन्नतें करके क्यों नहीं बुलाते? दुनिया के किस शान से गया है? ये किसको नहीं पता कि वो राजा कैसे बनना है? पॉसिबल ही नहीं है। वी ऑल नो हाउ टू बिकम ए किंग। यूटी लाहौर में आप आ गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ गए, कैसे हो सकता है आपको ना पता हो? सुन लो, नंबर 1 इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग। सवाल सारे पुराने हैं, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाओ, लाकर एब्जॉर्ब कर लो। डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एब्जॉर्ब करके दिखाओ मुझे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे चाहिए नेगोशिएशन स्किल्स। आज से ही सीखो एक दूसरे से बात करना, किस तरह बात की जाती है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये साथ ना कजाफी स्टेडियम है, यहां पे एक चीज होती है जिसको आप मैच कहते हैं। ये कन्फ्लिक्ट है, 2 मुल्कों के बेहतरीन लोग लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन लड़ने का अंदाज क्या है? शुरू में एक टॉस होता है, एक रेफरी, और उसके सारा मिडल और बिगिनिंग और एंड, फिर हाथ मिला के जाते हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखो, किस तरीके से मसले को हल किया जाता है। ये नहीं आती, जाओ लाइब्रेरी में, हजारों किताबें पढ़ी हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, क्यों नहीं पढ़ते? इंटरपर्सनल स्किल किसे कहते हैं पता है? इंटरपर्सनल स्किल, communicate, interact and how to deal with the people. We all are doing this, but how to do it effectively, how to communicate effectively. किस तरह तुम communicate करो कि अगला तरसे, तुम्हारे अंदर उसे अपनी कंपनी का solution नजर आए ना। How to deal with the people. और फिर ये सेल्फ मैनेजमेंट की जितनी टेक्निक्स हैं, ये लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आज से इसको साथ लेकर चलो। मुझे आपकी टेक्निकल स्किल से कोई गर्ज नहीं है। इतने बड़े इदारे में आके इतने ढेर सारे नंबर लेके टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होंगे आप, कैसे हो सकता है? आप मैथ्स में हैं, आप मैथ्स में बेहतरीन बंदे बन के निकलेंगे। डिग्री देने वाला वैसे तो नहीं डिग्री दे रहा आपको। यू नीड टू बी सुपर स्मार्ट इन दैट थिंग। याद रख लेना, ये जो जीनियस होता है ना, जीनियस, ज़हीन फतीन, बड़ा आला दिमाग का, और इसका भी 1200 पाउंड का दिमाग पड़ा यहाँ पे, इसकी भी 2 आंखें हैं, कोई अजीब सी मखलूक नहीं होती है। क्या है? कॉन्टिन्यूड अटेंशन। बस इसकी तवज्जो बड़ी जबरदस्त होती है। ये खाली वक्त नहीं देता, ये तवज्जो के साथ वक्त देता है, ये तवज्जो के साथ हाथ मिलाता है, तवज्जो के साथ मुस्कुराता है। ये मोबाइल पर होता है ना, तवज्जो के साथ होता है। किसी के साथ होता है मोबाइल छोड़ के, बंदे के साथ तवज्जो के साथ होता है, क्योंकि तवज्जो दिमाग की बॉस है, और बॉस को इग्नोर करके मेरा भाई तरक्की नहीं हो सकती। There is no genius. They are simple people doing normal things with a very good and strange way. तो याद रखना, ये जो जुमला मैं अब आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हम लेते हैं, अभी मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही कर रहा हूं आपकी। लेकिन एक बात सुन लेना, ये जो पर्सनालिटी है ना, ये पावर से होती है। पावर आ जाए ना, पर्सनालिटी खुद ब खुद बन जाती है कि नहीं? पावर, ताकत चाहिए। ओ शेर बैठा है लेटा हुआ ऐसे, वो 500 मीटर से कुत्ता भौंक रहा है, क्या करेगा? भौंकता रहेगा। वो जैसे ही 50 मीटर के अंदर आएगा, चीर फाड़ के वो फेंकेगा, खाएगा नहीं उसको। क्यों? कुत्ता थोड़ी खाते हैं, टेस्टी चीज खाएगा, कोई बफलो खाएगा या कोई हिरन खाएगा। वो सारा दिन भौंकता रहे। ये दिन में कुछ वक्त के लिए धाड़ता है, और जब धाड़ता ना, जानवर वैसे ही गिर जाते हैं बेहोश होके। पावर है, अपने अंदर पावर पैदा कर लो, खुद ब खुद दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। मसला सिर्फ एक है, तुम पावर सिर्फ पैसे को समझते हो। मसला ये है, ये खराब है कि पावर सिर्फ पैसा, शोहरत या ओहदा है। ना मेरी जान, पैसा ही सिर्फ पावर नहीं है। तुम्हारा इल्म, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा पावर हाउस बन सकती है।
थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। और इस मैट्रिक्स में अहम तरीन चीज पता क्या है, सुन लेना गौर से ये बात, इस दुनिया में सबसे अहम तरीन मशीन वो घड़ी है, और सबसे अहम तरीन वार्निंग वो इसी घड़ी की टिक टिक है। बार बार दिन में घड़ी देखने की आदत डालो। ये जो तुम अपने काम मूड के जज्बात के हिसाब से करते हो ना, नहीं, ये मूड के जज्बात के मुताबिक ना करो, घड़ी के मुताबिक करो। वॉच, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तुम समझ नहीं रहे बात को। देखो, ये घड़ी की टिक टिक दर हकीकत जिंदगी के दरख्त पे पड़ने वाले वार हैं। आखिरी वार पड़ेगा, जिंदगी का दरख्त गिर जाएगा। हां, जब वालिदैन के साथ बैठे हो, बीवी बच्चों के साथ हो, किसी अच्छे दोस्त के साथ हो, अब उन घड़ियों को जियो, लिव द मोमेंट्स। अब घड़ी को ना देखो। कामयाब तरीन आदमी भी वक्त की फजीलत बता रहा है, नाकाम तरीन आदमी भी वक्त की फजीलत बता रहा है, इबरत बन के कि मैं वक्त सही गुजार नहीं सका, आज यहां गिर गया हूं। लोग कहते हैं वक्त बहुत कुछ है, नहीं, वक्त सब कुछ है। खुदा की कसम, ये खत्म हो गया, तुम्हारी दौलत पैसा शोहरत होदा कुछ तुम्हें नहीं लौटाएगी। कुछ प्रोजेक्ट सालों में खत्म होते हैं, कुछ महीनों में खत्म होते हैं। वो जो मिनटों में खत्म होते हैं ना, ये लाजमी कर लेना, क्योंकि जैसी वो आप खत्म करोगे ना मिनटों वाला प्रोजेक्ट, आपको नई काम के लिए एनर्जी मिल जाएगी, नए काम के लिए आप खड़े हो जाएंगे, और यूं आपका टाइम शफल होता रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ऐसा तरीका है कि आप ऐसी सिचुएशंस को टैकल करें कि आपका एक्सपीरियंस भी ना हो, आपको जॉब भी नहीं? देखिए, एक्सपीरियंस अगर तो जॉब की रिक्वायरमेंट है तो जारी बात है आपको वो रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। एक सर्वे के मुताबिक, फोर्ब्स के मुताबिक अच्छी सैलरी एक्सपीरियंस वाले को ही मिलती है। लेकिन मैं आज आपसे इंटरव्यू स्किल्स के हवाले से शेयरिंग करता हूं। आप सारे, क्योंकि ज़्यादातर यूथ बैठी है, नए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ले रहे हैं, आगे देने हैं, ये आज नोट कर जाएं कि इंटरव्यू देना ये एक हुनर है। कैसे इंटरव्यू देना है, किस तरह उसको विन करना है, ये सुने। नंबर 1, देखें यार, जो सीवी आपने मुझे दिया है ना, ये तो बड़ा शानदार लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। सीवी के ऊपर आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैसे आपकी तैयारी इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही। यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। पहली बात तो यह कि आप लेट क्यों आए हैं। यू आर लेट। एम्पैथी विल नेवर ट्रांसलेट इनटू द जॉब। वो बंदा आपकी माँ या बाप नहीं है कि आपके लेट आने पर 2 थप्पड़ मारेगा, जॉब दे देगा आपको। पसीने से शराबूर हूँ, बाइक पंचर हो गई थी, बस बहुत थी ना, भाई तुम लेट आए हो, पहला इंप्रेशन तुम्हारा इतना गलत पड़ गया है। आधा घंटे पहले आते ना, उसी कंपनी की कैंटीन में बैठ जाते, रिफ्रेश होते, रिवाइज करते, अपने आप को कॉस्मेटिकली जरा ठीक कर लेते। क्या बुजुर्गों से, बड़ों से पूछा है जॉब पे जाने से पहले कि यार इस जॉब के बारे में क्या था? अब आप उसके सामने आ गए, इंट्रोडक्शन करवाना है आपने जनाब। सीवी छोड़ दें, सीवी छोड़ दें, सीवी पढ़ ली उसने। कई इंटरव्यू पता कैसे मैंने सुने, किताबों में पढ़े, वो बाबर अपनी आंख से यूं, हाथ से यूं आंख उठा के देखता था, इतनी उसकी आंखों पे झुर्रियां थी, लेकिन वो एक नजर से पहचान जाता था ये क्या है। उसको सीवी नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए। वो आपको देखेगा, बोलेगा बताओ कौन हो। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे होगा? पहले माजी बताओ, अपना माजी बताओ। मैं माजी में मैंने सीए इंटर किया, अब मैं क्या हूं ये बताओ, और अब फ्यूचर के बारे में बताओ मैं क्या करना चाहता हूं। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। नंबर 3, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ उस कंपनी के बारे में सीखा है? कोई इसकी नई प्रोडक्ट, कोई इसकी नई एक्विजिशन, कोई इसका मर्जर, उसके विजन नहीं पढ़ के गए? फेसबुक पेज है उसका पूरा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल है पूरी। थोड़ा ड्रेसिंग को देखो, फील कॉन्फिडेंट, आई कॉन्टैक्ट, वार्म हैंडशेक, और नी जो चिन्ह आपकी टकिन हो बिल्कुल। कपड़े कैसे पहने जाते हैं उस कंपनी में? लॉयर अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, जारी बात है ब्लैक कोट पहन के जाएगा। सीए वाला जा रहा है, प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके जाएगा। ऑल दीज थिंग्स डू मैटर। और एक बात याद रखना, सिर्फ सवालात के जवाबात नहीं देने आपने, सवाल पूछने भी हैं। कैसे? आप पूछ सकते हो उससे कि सर जो जॉब आपने ऑफर की है, चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस जॉब में आपके ख्याल में सही है, मैं क्या करूंगा तो मैं सही इंप्लॉय लगूंगा आपको। When you will share these things, you will be a good interviewee। और एक बात याद रखना, आज बहुत से इंटरव्यूज जो हैं वो जूम के ऊपर होते हैं। जूम इंटरव्यूज में खास ख्याल रखना, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बच्चे चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, नॉन सीरियस आदमी है,
खास तौर पे अपने हाथ और अपने शोल्डर्स, इन दोनों को मैनेज रखना कि वो नज़र आ रहे होते हैं। और चूँकि आप उसके सामने नहीं हैं, वो आपकी स्किल को प्रैक्टिकली देखना चाहता है, तो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्फाज के साथ अमली तौर पे बताना मैं क्या हूँ, जूम के ऊपर। व्हेन यू विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स यू विल फॉर श्योर गेट गुड जॉब। मैं आपसे बड़ी हैरत अंगेज स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। दुनिया में 3 हाईएस्ट पेड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं इस वक्त? नंबर 1 फाइनेंस एंड बैंकिंग, नंबर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नंबर 3 हेल्थ केयर। इंजीनियर्स कहां गए? सुनो, दुनिया के 40% बिलियनियर अरबपति इंजीनियर्स हैं। सुंदर पिचाई कौन है? इंजीनियर है। इलॉन मस्क इंजीनियर है। आधा इंडियन अरबपति इंजीनियर से भरा पड़ा है। दुनिया में 30 साल से कम जितने भी अरबपति हैं ना इस वक्त, कोई भी सेल्फ मेड नहीं है। ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर कहते हैं इसको, ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर। 20 सालों में ये 30 साल से कम अरबपतियों को अपने बाप से दौलत मिली है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इनका बूम हुआ है। एक सवाल लेते हैं, उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, कौन आंसर करेगा बताएं? दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली वेजिटेबल कौन सी है? 3 बता रहा हूं, टमाटर, आलू या प्याज? आलू। आलू तो जो मैं खाता हूं वही ज्यादा खाई जाती है। जी जल्दी 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 पूछ लो मदीना, इन्हीं से पूछ लो, खड़े हो गए। अनियन नहीं, नहीं प्याज नहीं। आप राई तो नहीं है? आगे आगे चले जाए जी। यार आप तो बता चुके हैं, आपको तो बिल क्या तोहफा। टमाटर। खान साहब वेरी गुड। टमाटर, टमाटर सबसे ज्यादा खाया जाता है। सवाल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? याद रखना, मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी चीज है जो इंसान को मोटिवेट करती है, और ये दुनिया के हर इंसान के ऊपर लागू है, और वो है चैलेंज मोटिवेटर। चैलेंज, कोई चैलेंज कर दे किसी को। बस 1982 में मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को थायराइड का क्या पता? थायराइड एक ग्लैंड है, और वो ग्लैंड रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट को डील करता है। 1982 में उससे पूछा गया बताओ थायराइड किधर है? उसने कहा शायद पांव के नीचे होता है। उसको यही नहीं पता था थायराइड कहां है। और 1992 के अंदर वही लड़का थायराइड के अंदर पीएचडी कर चुका था, और 2002 के अंदर वही बंदा दुनिया की सबसे बड़ी थायराइड टेस्टिंग कंपनी बना चुका था। चैलेंज मोटिवेशन, कि चैलेंज किया जाए। औरत लिखती है, मैं जब कमरे में दाखिल हो रही थी ना, मैंने एक नया आइडिया दिया, नया आइडिया फ्लोट किया कि मैं एक कंपनी लाना चाहती हूँ। मैंने देखा 2 बंदे खड़े होकर हंस रहे हैं, हो ये कैसे लेकर आएगी। कहती है उनकी हंसी ने मेरे अंदर जो फ्यूल भरा ना, कि फ्यूल मैं तो करके दिखाऊंगी, अब नहीं मैं छोड़ूंगी। ये चीज बहुत बड़ी मोटिवेटर है। याद रखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखते रहे क्या चीज आपको मोटिवेट करती है। आपको हैरान कौन बात बताता हूं, बास्केटबॉल देखिए आज तक? बास्केटबॉल का पता है ना? बास्केटबॉल के अंदर एक प्लेयर सिर्फ 95% उसके पास बॉल नहीं होता। पूरी गेम में सिर्फ 5% बॉल उसके पास होता है। हैरान होंगे आप, गेम ही बास्केटबॉल है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉल की कीमत नहीं है, बॉल की अहमियत नहीं है। बॉल की, शूटिंग की, पासिंग की कीमत बहुत है, बहुत अहमियत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 5% रहेगा, 95% उसके पास नहीं रहेगा। तो जब कोच तैयारी करा रहा होता है, वो कितनी तैयारी कराए? 5% की, 95% की, दोनों की कराएगा। किस तरह अपने आप को मेंटेन करना है, तुम पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह बॉल को ब्लॉक करना है, दूसरे की तरफ जाने नहीं देना, खुशी कैसे मनानी है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी ये 95 और 5% का रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20-80 का रूल सुना है ना? 80-20, 20-80 का रूल क्या है? कि 20% ग्राहक तुम्हें 80% कारोबार देते हैं, तुम्हारी 20% प्रोडक्ट तुम्हें 80% सरमाया देती हैं, फायदा देती हैं। तुम्हारी 20% आदतें तुम्हारी 80% आदतों को कंफर्म करती हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट 20-80 रूल। सो ऑलवेज ट्राई टू बी प्रोएक्टिव। देखो, आप सबसे अहम हो, याद रखना, सबसे अहम। अगर मैं आपकी ग्रुप फोटो लूं
और ग्रुप फोटो लेके आपको दिखाऊं, सच सच बताना आप सबसे पहले किसे देखोगे? ये नेचुरल है, ये कोई वो बात नहीं कि मैं आपको खुद नुमाई कर रहा हूं, ये नेचुरल है। इसका मतलब आपकी अहमियत अपने नजदीक सबसे ज्यादा है, तो अपने आप को संवारो। नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर। आज वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, कल अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, कोई पूछने नहीं आएगा, किसी को इस बात की फिक्र नहीं है। बच्चे पैदा होंगे, अच्छे इदारों में नहीं पढ़ सकेंगे, वहां फीसें ज्यादा हैं, किसी को इस बात की फिक्र नहीं होगी। नशई बन जाओगे, घर टूट जाएंगे, किसी को इस बात की फिक्र नहीं होगी। इस सब का नुकसान आपकी जात को होता चला जाएगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे वर्क करना सीखिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था वो लेंगे हम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो चीज़ें हैं वो मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ ट्रांसफर हो रही है, उसमें सबसे मेजर रोल हमारे पास एआई का है। तो आज अगर हम देखें एआई तकरीबन हर फील्ड में जो है ना उसका रोल है, तो अगर एआई को हम किसी चीज़ में कंसिडर करें तो क्या ये रेप्लिका नहीं है ह्यूमन स्किल्स का, और ह्यूमन स्किल्स का थ्रेट है कि फ्यूचर में हम जो स्किल्स ह्यूमन एक यानी कि एक्वायर करता है इतनी एफर्ट के बाद, वो एआई जो है उसको चंद मिनट्स के अंदर करके दे रही है और ह्यूमंस को रिटेंड कर रही है। पहले बात सुन लें, 4 साल का एलेक्स है, 4 years old एलेक्स को अनएक्सप्लेन्ड और इंक्रीजिंग पेन है। बहुत अरसा हो चुका है, एलेक्स 4 साल का बच्चा है, उसकी पेन बढ़ती जा रही है और वो बता नहीं पा रहा कहां पेन हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड पेन है। इसके साथ अरेस्टेड ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ भी सही नहीं हो रही और वो अपना बायां पांव रगड़ रगड़ के चलता है। बहुत अजीब सी कैफियत है, सर में भी दर्द रहती है। 17 डॉक्टर्स को दिखाया जा चुका है और डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे कि एलेक्स इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। पता नहीं एक दिन उसकी मां को क्या हुआ, उसकी मां ने उसकी सारी रिपोर्ट्स, MRIs सब चैट जीपीटी पे डाल दी। रिपोर्ट्स चैट जीपीटी पे जाती नहीं है ना, लेकिन आप अपडेट वर्जन देखें उसके अंदर चली जाती हैं अगर आप पेड वर्जन देखें। और चैट जीपीटी ने फौरन बता दिया कि एलेक्स वाज सफरिंग फ्रॉम टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, यानी उसकी बैकबोन किसी जगह पर जुड़ी हुई है, उसको ऑपरेशन से अलग कर दे ठीक हो जाएगा। ठीक किया, एलेक्स ठीक हो गया। कर दे फारिग डॉक्टर को। एलेक्स को ऑपरेशन करने वाला चैट जीपीटी नहीं, डॉक्टर ही था। बाद में केयर भी डॉक्टर करेगा, लेकिन वो काम जो इंसान बहुत देर में करेगा, अगर चैट जीपीटी 2 मिनट में कर जाती है तो इंसानियत का कितना भला इसमें। यू नो व्हाट इलॉन मस्क हैज सेड, ऑप्टिमस $20,000 का। क्या है ये? ह्यूमनॉइड मींस इंसान जैसा। क्या है ये बताता हूं मैं क्या आपको। वो जॉब जो अनसेफ है कंस्ट्रक्शन की, वो जो रिपीटेटिव है, बंदा बिठाए हुए की काम करता चला जा रहा है, वो जो टीडियस है, मजा नहीं आता करने का, वो ये रोबोट करेगा। हेल्थ केयर की जॉब्स ये करेगा, आके सैंपल ले लेगा, कोई मसला नहीं होगा इसके लिए। आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, काहिल लोग नहीं रहेंगे, काहिल लोग नहीं रहेंगे, सीधी सी बात ये है। न्यूरालिंक सुना ना, क्या किया इसने, इतनी सी चिप है दिमाग में डाल दी, उस बंदे का काम ही नहीं कुछ करता था, उसने अपनी सोचों से माउस के कर्सर को हिला दिया। छोटी बात नहीं है ये। और न्यूरालिंक के जरिए वो पैराप्लेजिक यानी नीचे से धड़ जिसका खत्म हो चुका है उसको चला के दिखाएगा। पैदा हुआ था, आंखें नहीं थी, उनको दिखाएगा। कह दिया उसने, न्यूरालिंक इज गोइंग टू डू दिस थिंग इन दिस वर्ल्ड। सो व्हाट विल हैपन? Machine will never replace humans. Machine will replace the humans who are not developed. आप अपने आप को डेवलप करें। क्यों नहीं सीख रहे? अपनी हर चीज को एआई से नथी क्यों नहीं कर रहे? आप मैथ्स में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ऐसे बन जाएं कि आपके पास हर चीज का जवाब हो। एआई इज समथिंग विच इज हैपनिंग। ये था नहीं, ये है। और ये ग्रेट मैटर रेवोल्यूशन के ऊपर 2-4 किताबें हैं, ये ज़रूर पढ़िएगा। मैंने एक को स्टडी किया आने से पहले ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। असल बात ना कंस्ट्रेंट का होता है, टेक्नोलॉजी कितनी फैलानी है, कितनी रोकनी है, असल बात ये होती है। देखिए मैं एक टेक्नोलॉजी आपको बताता हूँ, मुझे बताइए वो टेक्नोलॉजी किस तरह से रोकी गई कि इतनी ना फैले, क्योंकि अगर वो फैल जाती तो क्या होता। और वो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एक तो बनाना भी मुश्किल है, अगर उसको फैला दिया जाता फिर क्या होता। वो भी तो एक थ्रेट था ना बहुत बड़ा। तो एआई को भी यही कहा गया कि अगर आपने
इसको अच्छी तरह यूज करना है। सैम एल्टन तो कह चुका है, बल्कि 350 रिसर्चर्स टॉप के कह चुके कि जिस तरह आते हुए सैलाबों को रोकने के लिए, आती हुई आलमी वबाओं को रोकने के लिए इकदाम करते हो, इसी तरीके से AI के भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के लिए इकदाम करो। वरना पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक जहां पर इतनी तरक्की नहीं है, ये लोग अलग हो जाएंगे। तुम लोग बड़े बड़े लोग हो, बड़ा बड़ा तुम्हारा ज़हन है, वो अलग हो जाएंगे, डिवाइड बहुत बड़ी बन जाएगी और फिर नुकसान होता चला जाएगा। जी जी अहमद, अच्छा माशाल्लाह। यूईटी लाहौर में पढ़ रहे हैं जनाब, गोल तो सेट हो गया, नब्ज चलती रही, इंजीनियर बन जाएगा अहमद रजा। ऐसा ही है ना, इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी वाला भी बैठा हुआ है, चला गया अच्छी जगह पे, बन तो जाएगा इंजीनियर। गोल सेटिंग की जरूरत फिर भी है, गोल सेटिंग की जरूरत है। गोल सेटिंग का दारोमदार अहम तरीन चीज पर होता है। बस ये देख लें, एक आपका गोल है और कितनी वो चीजें जो आपको आपके गोल से पीछे कर रही हैं। बस एक आपका गोल है, ये तो दोनों चीजें मौजूद है ना। तीसरी कौन कौन सी चीज है? मोबाइल, गंदा दोस्त, फेसबुक का वो पेज, फजूल मोबाइल पर बैठना, बस वो जो तीसरी चीज है ना, उसको हटाना है। आपका गोल आपको विजिबल है, ये हो जाएगा। और ये याद रखना, ट्राई टू बी द बेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड। दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर बनना, आपको पता है बेहतरीन इंजीनियर कैसे बना जा सकता है? कुत्ता, ये जानवर है, ये अचानक सड़क पर आ जाए, गाड़ी वाला ब्रेकें लगाएगा, कुत्ता मर जाएगा। गाड़ी वाला ने मारा है? नहीं, कुत्ता खुद मरा है। क्यों? नंबर 1, वो कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज ना होना कभी। इंजीनियरिंग के दौरान भी कंफ्यूज हो सकते हो, याद रखना। जैसे भी बातें हो रही हैं, ये कंफ्यूजन वाली बातें थी, मुझे पता है। अभी आप लड़के हैं, मैं आपकी उम्र से गुजरा हूं, आप डिस्टर्ब हुए हैं लाजमी कि यार क्या हो रहा है, ये इतने अकम्पलिश्ड लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं नहीं जाना, वो कह रहा है जाना है, मामू तो कह रहा है जरूर जाना है। ये कंफ्यूजन है। नो, वो जानवर बीच में मरा, कंफ्यूज हो गया था, कहां जाए, क्या करे। ठीक है। नंबर 2, डिसीजन फौरन लेना है, देर नहीं करनी। फौरन ढूंढो किससे डिसीजन लूं मैं, वो खड़ा बंदा, ये सही है, जाओ उसके पास, डिसीजन का उससे मशवरा कर लो। और नंबर 3 और अहम तरीन, डिसीजन इंप्लीमेंट फौरन करना है, गाड़ी चढ़ जाएगी। हो सकता है कुत्ता फैसला कर चुका, अपने पीछे जाना है, लेकिन गाड़ी बड़ी तेज थी, वो सोचता ही रह गया, ओ गई। कौन रुकता है यार, जमाना बहुत तेज है। सो नंबर 1 इज नो कंफ्यूजन, नंबर 2 टेक डिसीजन, नंबर 3 इंप्लीमेंट इट फौरन। बाहर जाना है पैसा जाने का है, चले जाओ, जाओ जाके पढ़ो, दीन का काम भी करो, अच्छे माहौल से वाबस्ता रहो। मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं, हैरत की बात बताऊं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मुझे 20 साल हो गए तबलीग के शोबे से, पाकिस्तान में दीनी माहौल के करीब नहीं आते थे, वहां जाके आ गए। क्यों? वापस आ गए वो, लेकिन वहां जाके क्यों आए? उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। कहते यार चलो पाकिस्तान में तो अपनी मस्जिद भी थी, जुम्मे भी पढ़ते थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दीन सलामत कैसे रहेंगे, दाढ़ी भी रख ली, सारा कुछ कर लिया, फिर वापस आए तो बड़े अच्छे एक बामन मुसलमान थे। ऐसा भी होता है, अल्लाह की ज़मीन है, जैसा आपने मैनेज कर। अच्छा मज़े की बात आपको बताऊँ, ये मुझे खांसी आ रही है ना, एक बात पे ना ये पक्का कर लो, जब भी बीमार हो जाओ ना और बीमारी के बाद खड़े हो जाओ दोबारा, या कोई भी धक्का लगे, हत्ता के 70 से गिर जाओ और फिर खड़े हो जाओ, एक जुमला ज़रूर कहना, एक चांस और मिल गया है कि नहीं? मिल गया है ना। मैंने पढ़ा फौजी 20 साल जंगे लड़ता रहा, खराश भी नहीं आई, घर आया चरपाई पे बैठने लगा, गिरा, 2 महीने तक बिस्तर भी पड़ा रहा, टांग टूट गई थी। जब भी धक्का लगे ना, गिरो और फिर खड़े हो जाओ, किसी भी तरीके से खड़े हो जाओ ऐसे करके, तब कहना अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूं ऐसा कि मुझे एक नया चांस मिला है। डॉक्टर ने कितनी प्यारी बात की, देखना आपके कितने मसले हल हो जाएंगे इस बात से, और आपके माँ बाप के मसले भी हल हो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब लिवर जब ख़राब हो जाए ना, तब पैनाडॉल भी नहीं खा सकते। क्यों? इसलिए कि उसने मेटाबोलाइज लिवर में होना है, दवाई नहीं खा सकते। और कफ सिरप तो ख़तरनाक तरीन है हेपेटाइटिस में, कतन नहीं, दवाई कोई नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ये बढ़ गई तो मैंने किस तरह मैं एंटीबायोटिक वगैरह लूँगा? बड़ी प्यारी बात थी। कहते हैं सुभान भाई ये खांसी नहीं लगी आपको, ये ना एसिड ऊपर आता है, तेज़ाब ऊपर आता है, तो जब यहाँ तक आ जाता है ना, उसकी वजह से एक धचका सा पड़ता है, तो आप उसको ख़त्म करने की दवाई खाएं, वो नॉर्मल दवाई है, उसका मसला नहीं है, वो नीचे कर देगी।
अब मैंने सोचा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो लोग कहते हैं खांसी ठीक नहीं हो रही, इतने सिरप पी लिए, इतने बोतलें पी ली, यही मसला होता है? कहते हैं जी वो एंटीबायोटिक खा खा के आधा हो गया है, उसको मसला तेजाबियत का है, वो जाए किसी पेट के डॉक्टर को दिखाए, एक दफ़े उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो बहरहाल ये भी अल्लाह का करम है कि एक बीमारी एक वक्त में रहती है, वो फिर ठीक होती है, फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह आजमाइश में डालता है कि नहीं?